हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, आरआरबी एनटीपीसी के जो भी एग्जाम चल रहे हैं उन्हीं में से एक में से हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। रीजनिंग सेक्शन के 10 क्वेश्चंस मैं भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आपका एग्जाम है आने वाली शिफ्ट्स में तो आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल का आपको एक आइडिया लग जाए। ठीक है, और एक तरीके से आप माइंड में एक पिक्चर बना ले कि कैसे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि देखिए, ओबियस सी बात है, वैकेंसीज ज़्यादा इतनी नहीं है एज़ कम्पेयर टू जितने लोगों ने इस फॉर्म को फिल करा हुआ था। तो इसीलिए आप अपना पूरा 100% दें, और मैं भी आपके साथ यही 10 क्वेश्चन जो डिस्कस करूंगा, ठीक है, ताकि आपको पूरा एक तरीके से ब्रीफ आइडिया लग जाए। इससे पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो में जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और क्वांट के क्वेश्चन से मैं इसी तरीके से आगे आपके साथ कवर करूंगा। तो आपको इसी तरीके से हमारे साथ बने रहना है, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे भी आपके पास और भी इसी तरीके का कंटेंट आपको यहाँ पर लगातार मिलता रहे। चाहे आप आईबी का एग्जाम देने वाले हो, एसीआईओ का जो आपको पता है होने वाला है, इसके अलावा एसएससी सीजीएल एमटीएस के भी आपको पता है एग्जाम होने वाले आने वाले दिनों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से है। तो आपको क्या करना है, इन द एंड मेरे को एक तो कमेंट करके बताना है कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट रहे, और अभी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। और ज़्यादातर आप देखेंगे क्वेश्चंस कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आ रहे। रीजनिंग पर्टिकुलरली सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो ओरली ही विदाउट पेन एंड पेपर मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये ब्लड रिलेशन से है, पी इज़ द ब्रदर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, यहाँ से हमें पी का जेंडर कंफर्म हो गया कि पी भाई है किनका, ए और बी का। अभी हमें ए और बी का जेंडर नहीं पता, लेकिन पी का कंफर्म हो गया कि पी भाई है ए और बी का, यानी पी जो है वो मेल है। फिर एस जो है वो ए की मदर है। तो देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर, क्योंकि पी ए और भाई जो सॉरी पी ए और बी जो है ब्रदर सिस्टर्स हैं, जिसमें से पी का जेंडर तो हमें कंफर्म है, वो एक मेल है। ठीक है, ए और बी का भी हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन ये आपस में सिबलिंग्स है, ब्रदर सिस्टर है, पी ए और बी। अगर ए की मदर एस है, तो ऑब्वियस ही बात है पी और बी की मदर भी कौन होंगी, एस होंगी। तो एस का जेंडर भी यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि एस जो है वो ए की मदर है। और टी जो है वो पी के फादर है, तो टी का भी जेंडर हमें कंफर्म हो गया। टी क्योंकि पी के फादर है, और पी ए और बी क्योंकि सिबलिंग्स है, तो ऑब्वियसली बात है मतलब पी ए और बी जो है इनकी मदर ए है और फादर टी है। तो ये चीज़ हमें यहाँ से कंफर्म हो गई। और हमें जेंडर किस किस का पता है, एस का पता है, एस क्योंकि मदर है, टी का पता है, टी क्योंकि फादर है, पी का पता है, पी भाई है, ए और बी का भी हमें कंफर्म नहीं है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू कह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन में गिवन है कि टी जो है वो ए के फादर है, तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मैंने आपको बताया हमें टी का जेंडर पता है, तो टी ए के फादर है, बी के भी है, और वो वैसे बात है पी के भी है, क्योंकि आपस में पी ए और बी क्या है, सिबलिंग्स है। पी और पी ए और बी क्योंकि आपस में सिबलिंग्स है, तो ऑब्वियसली बात है तो टी सभी के ही फादर है, तो टी इज एज फादर है, बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर है। फिर एस जो है वो पी की मदर है, ये भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि हमें क्लियरली गिवन है एस अगर ए की मदर है, तो ऑब्वियसली बात है पी और बी की भी मदर होंगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स तो डेफिनेटली ट्रू है। हमें बताना है जो नहीं है ट्रू, नॉट डेफिनेटली ट्रू बताना, तो ए और बी तो आंसर नहीं होंगे। फिर पी जो है वो एस के सन है, क्योंकि देखिए हमें पी का यहाँ पे जेंडर कंफर्म था, पी का क्योंकि हमें यहाँ पे जेंडर कंफर्म था, तो वैसे बात है पी क्या है, एस के बेटे हैं, तो बिल्कुल ठीक है। और हमें कहा गया कि ए इज टी सन, तो देखिए मैंने को बताया ए का हमें जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं था, हमें यहाँ पे ए का और बी का जेंडर कंफर्म नहीं था, बाकी सबका हमें पता था, पी का भी, एस का भी, टी का भी। तो क्योंकि हमें ए और बी का जेंडर कंफर्म नहीं था, तो क्या ए टी के सन होंगे, डॉटर भी हो सकती है, ठीक है ना। तो सन भी हो सकते हैं, डॉटर भी हो सकते हैं, तो इसका हमें कंफर्म नहीं है, तो इसलिए हमारा ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो इसे आप नोट डाउन कर लें, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। अब देखिए आप इसे विदाउट पेन एंड पेपर इजीली कर सकते थे, क्लियर है ना। अभी एक कोडिंग डिकोडिंग का है कि ना सर्टेन कोड लैंग्वेज, हम बैंकर को कोड क्या कर रहे हैं, NABRE तो हाउ विल स्ट्रिंग बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो अगर आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें, ये स्टार्ट हो रहा है BAN, और इन्होंने क्या किया, इस BAN को उल्टा लिख दिया, बिल्कुल ये देखिए BAN, यानी इन्होंने कोई भी इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं किया अल्फ़ाबेट्स के अंदर, सिंपली जो पहले 3 अल्फ़ाबेट्स थे BAN उसे बिल्कुल रिवर्स करके लिख दिया NAB।
ठीक है। वैसे आगे जो KER है, बैंकर का KER जो है, इसे भी रिवर्स करके लिख दिया REK। तो टोटल क्योंकि 6 अल्फ़ाबेट्स का ये वर्ड है बैंकर, तो उन्होंने इसे 3-3 पार्ट्स में, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 3-3 अल्फ़ाबेट्स के, और इन्हें बिल्कुल रिवर्स करके लिख दिया। तो बैन को उन्होंने लिख दिया नैब और KER को लिख दिया REK। क्लियर है। तो वैसे हम स्ट्रिंग को कैसे कोड करेंगे, तो इसमें भी यही होगा, STR को बिल्कुल हम रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा RTS, जो कि हमें गिवन है सिर्फ B ऑप्शन में। ठीक है ना, बाकी किसी में भी नहीं, तो आगे आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B। ठीक है, तो B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे नोट डाउन कर लें। आगे हमें यहाँ पे जो ये 5 वर्ड्स गिवन है, प्रोबेशन, सिलेक्शन, एप्लीकेशन, कंफर्मेशन और अपॉइंटमेंट, हमें इन्हें क्या करना है, लॉजिकल वे में या मीनिंगफुल वे में इन्हें ऑर्डर में अरेंज करना है, इन 5 वर्ड्स को। तो प्रोबेशन, सिलेक्शन, एप्लीकेशन, कंफर्मेशन या अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो 5 वर्ड्स हैं, हमें इन्हें लॉजिकली मीनिंगफुल वे में अरेंज करना है। तो देखिए, अब चारों ऑप्शंस को आप देखेंगे तो A और D में स्टार्ट हो रहा है 3 से, और B में 5, C में 4। तो देखिए 3 जो है, थर्ड वाला हमें गिवन है एप्लीकेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन, ठीक है, जब आप कोई भी देखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप जा रहे हैं, जैसे आप RRB NTPC का ही अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात, आपने सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा, तभी तो देखिए आप एलिजिबल है इस पेपर को देने के लिए। तो एप्लीकेशन, लेकिन उससे अगर हम B वाला ऑप्शन देखें 5, तो 5 मतलब अपॉइंटमेंट। देखिए ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि देखिए अपॉइंटमेंट ऐसा तो नहीं, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है ना, पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उस एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, तो ही बाद में आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। तो B वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, अपॉइंटमेंट से कभी भी ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता, कोई भी अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। वैसे ही C में है 4 मतलब कन्फर्मेशन। तो देखिए कन्फर्मेशन भी नहीं, पहले जो है मैंने आपको बताया, पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद ही आपका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। तो 3 के बाद सबसे पहले हमारा A और D आप देखेंगे, सबसे पहले थर्ड, यानी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, फिर दोनों में 2 कॉमन है, 2 का मतलब आपका सिलेक्शन होता है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म अगर फिल करेंगे, तो उसके बाद आपका, अगर आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपका फिर सिलेक्शन होता है उसमें मेरिट लिस्ट में। फिर सिलेक्शन के बाद 5 भी देखिए दोनों में ही कॉमन है, तो सिलेक्शन के बाद जो है आपको अपॉइंटमेंट मिलता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर जैसे आपके घर आता है, आपको बाय मेल आता है। उसके बाद तो अपॉइंटमेंट लेटर के बाद आपको पहले कंफर्मेशन मिलता है या प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है। तो देखिए इसमें आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता, तो आपको इसके बाद अपॉइंटमेंट मिलने का कुछ टाइम के लिए जो है वो प्रोबेशन पीरियड पे रखते हैं। प्रोबेशन पीरियड मतलब जैसे 1 साल 2 साल, जिसमें वो आपकी परफॉर्मेंस को एक तरीके से रिव्यू करते हैं। जैसे देखिए, ये बात ठीक है कि आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, लेकिन फिर भी आप उस ट्रेनिंग को यूज़ करके आपका बिहेवियर कैसा है वहाँ पे, अगर आपका पब्लिक डीलिंग में आप काम कर रहे हैं, जैसे किसी बैंक में अगर आप लगे हुए हैं, ठीक है ना, या अगर आप जैसे RRB के थ्रू अगर आप ऐसी पोस्ट में हैं जहाँ पे आपको पब्लिक डीलिंग का आपका काम है, क्लर्क में है आप, ठीक है ना, टिकट काउंटर पे बैठते हैं, तो आपका कैसा परफॉर्मेंस है, आपका बिहेवियर कैसा, तो ये सबको जज किया जाता है, इसके लिए आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है। और अगर आप उसको सक्सेसफुली, उस टाइम पीरियड को, उसमें आपका सही रहता है सारा, तो फिर ही आपको जो है उस जॉब के लिए कंफर्म किया जाता है। तो आखिरी में हमारा 4 आ जाएगा। तो इसका सही मीनिंगफुल ऑर्डर क्या है, 3 2 5 1 4, यानी A ऑप्शन। क्लियर है, इसे नोट डाउन कर लें। आगे है, अब ये देखिए बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, कि इफ़ डॉलर स्टैंड्स फॉर एडिशन, ठीक है, एट द रेट स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, हैश स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, एंड का जो साइन है स्टैंड्स फॉर डिवीजन। तो आपको बताना है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये जो है 12 हैश 8 डॉलर 36 एंड 3 एट द रेट 6। तो देखिए बस ओबे से आता है, आप इन साइंस को रिप्लेस कर देंगे इस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के सिंबल से। और आपको बोर्ड मास रूल तो पता ही है, सबसे पहले यहाँ पे हम किसको प्रायोरिटी देंगे, डिवीजन को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन और फिर बाद में एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये बस ध्यान आपको यहाँ पे बोर्ड मास रूल का रखना है। ठीक है ना, यहाँ पे तो जो है सिंबल्स गिवन थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको यहाँ पे साइंस को की पोजीशन को रिवर्स करके चेक करना होता है। वो क्वेश्चन तो खैर यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसमें सिंपली आपको इन सिंबल्स को, यहाँ पे जैसे डॉलर को आप रिप्लेस कर देंगे एडिशन से, एट द रेट को सब्ट्रैक्शन से, तो इसको आप करने के बाद आपकी क्या वैल्यू आएगी आप पता खुद कैलकुलेट कर लें, बहुत ईजी है। ठीक है ना, आपको इतना देखिए कैलकुलेशन तो आती होगी, मैंने आपको बोर्ड मास रूल के बारे में बता ही दिया। उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा B ऑप्शन, यानी 102। क्लियर है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपको बताना है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर।
अब देखिए अगर यहाँ पे देखें तो अब जैसे देखिए 25 और 15 में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है ना। 25 और 15 में 10 का डिफरेंस है, यानी अगर आप 15 में 10 ऐड करें तो एक ये भी बहुत सारे एस्पायरेंट सोच सकते हैं कि 24 में भी अगर हम 10 ऐड करें तो आता है 34, लेकिन क्योंकि 34 किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो ये वाला रूल तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है ना। देन इसके बाद क्योंकि एडिशन का हमने करके देख ही लिया, 15 में 10 ऐड किया तो 25, तो ऐसे 24 में 10 ऐड किया तो 34, तो यहाँ पे नहीं किया। अब देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है ना। अब देखिए 15 कैसे बनता है, 15 होता है 5 3 जा 15, और 25 क्या होता है 5 5 जा, ठीक है। तो 5 3 जा 5 5 जा, वैसे ही 24 कैसे होता है 8 3 जा। तो जैसे इसमें हमने क्या किया था 5 3 जा 15 फिर 5 5 जा, वैसे 8 3 जा 24, तो 8 5 जा क्या होता है 40, तो इसका करेक्ट आंसर 40 हो, क्योंकि ऑप्शन में गिवन है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है ना। पैटर्न आपको समझ आ गया ना, 5 3 जा तो 5 5 जा, वैसे 8 3 जा तो 8 5 जा क्या हो गया 40, क्लियर है। तो इसे नोट डाउन कर लें, पहले इंटू 3 किया फिर इंटू 5, ऐसे 8 इंटू 3 फिर 8 इंटू 5, तो 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए अभी तक हमने। अब ये है देखिए, इसमें भी आपको बताना है, ये यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को आपको पोजीशन को थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे बी गिवन है और यहाँ पे गिवन है डी। अब देखिए बी से डी आप कैसे ला सकते हैं, बी में अगर आप +2 ऐड करें, बी की पोजीशन में +2 ऐड करें तो आ जाता है डी। और वाई से डब्ल्यू कैसे आया होगा, अगर आप वाई में देखिए -2 करते हैं, वाई में अगर आप -2 करते हैं तो आ जाएगा डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हो गया डब्ल्यू, ये क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो B से D आने के लिए क्या करना पड़ता है हमें +2, और Y से W लाने के लिए -2, ठीक है। अगेन W से U कैसे आएगा, W से U आएगा -2 करके, ठीक है। और D से F कैसे आता है +2 करके। तो देखिए हमें एक चीज़ क्लियर हो गई, अब आपको ये पता चल गया पहले हमने क्या किया +2 किया, +2 किया फिर -2 और आखिरी में फिर अगेन +2 किया, ठीक है ना। बी से डी आने के लिए +2 और डी से एफ आने के लिए +2, और बीच में जो वाई डब्ल्यू है उसमें -2 करके डब्ल्यू और यू आ गया। तो वैसे इसमें करेंगे, अभी सबसे फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमारा यहाँ पे ए है, तो ए में +2 करेंगे तो आ जाएगा सी। तो यानी हमारा ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, बी वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया और डी वाला भी। चलो अब हमारा क्योंकि ए में +2 करने पे आता है सी, और आखिरी में जो अल्फ़ाबेट है बी, ये बी है ना, इसमें भी देखिए हमें क्या करने का पड़ेगा +2, तो बी में +2 ऐड करेंगे तो डी, जो कि हमें सी ऑप्शन में गिवन है। तो आगे देखिए आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें Z और Y के केस में -2 करना था तो हमें X और W मिल जाता, लेकिन आपको चेक करने की खैर ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगर कैप को हम कोड कर रहे हैं 12 और FPD को कर रहे हैं 30, तो हाइट का कोड क्या होगा। देखिए क्योंकि इसमें इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप इनकी पोजीशंस आपको याद होनी चाहिए। तो सी की पोजीशन होती है 3, ए की पोजीशन होती है 1 और बी की पोजीशन होती है 2। तो अगर आप आपस में सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 6, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे गिवन है 12, तो आपस में मल्टीप्लाई करने पे तो ये वाला लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम यही करें, अगर हम ऐसे करें कि CAB, जैसे सी की पोजीशन में आपको बताया 3 इंटू में ए की पोजीशन 1 इंटू में बी की पोजीशन 2, तो आ जाएगा 6 इंटू में 2 कर देंगे तो 12, यानी आपस में सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमने आखिरी में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 2 जा 12। तो क्या ये FED में भी अप्लाई हो रहा है। तो अब देखिए डी की पोजीशन होती है 4, ई की होती है 5 और एफ की होती है 6। तो 4 5 जा होता है 20 और 26 जा क्या होता है 120, और 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240। तो इस हिसाब से तो 240 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 30 है, यानी ये भी लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा। तो दूसरा अगर हम लगा के देखें, अभी तक तुम क्या करते थे, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इंटू 2 कर रहे थे। अगर हम इन तीनों को ही आपस में प्लस कर दें, सी की पोजीशन होती है 3, ए की होती है 1, बी की 2, तो ये हो गया 6, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12, यानी सभी अल्फ़ाबेट्स की जो पोजीशन है उन्हें प्लस करके आखिरी में 2 कर से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे अब हम FED कर लेते हैं, तो D की पोजीशन 4 होती है, E की पोजीशन 5 होती है और F की पोजीशन 6 होती है, तो ये हो जाएगा 15, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 30, ठीक है ना। तो हमें पैटर्न पता चल गया, सभी अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन को ऐड करके 2 से आखिरी में मल्टीप्लाई कर दो। तो वैसे वो हम हाइट का अगर देखें तो ई की पोजीशन होती है 5, डी की पोजीशन होती है 4, तो 5 प्लस में 4 करेंगे 9, आई की पोजीशन 9 होती है तो 9 + 9 18, 18 हो गया ना। और एच क्या होता है 8,
तो 18 में 8 ऐड करेंगे तो 26, और 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर है? तो 52 इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे हमें 6 पर्सन्स है जिनका हमें नाम भी गिवन है, हमें उन्हें क्यू वाइज अरेंज करना है। अब हमें देखिए जो सबसे पहला पॉइंट गिवन है कि डी एंड एफ हैड 1 पर्सन बिटवीन देम। तो डी और एफ के बीच में एक पर्सन कोई आएगा। अब देखिए हमें डी और एफ के ऑर्डर के बारे में अभी नहीं पता, या तो डी आगे आ सकता है या एफ आगे आ सकता है, लेकिन ये है कि इनके बीच में एक ही पर्सन का गैप आएगा, यानी इनके बीच में कोई एक पर्सन खड़ा है। फिर हमें कहा गया कि सी वॉज बिहाइंड ए। ठीक है, सी जो है वो ए के पीछे खड़ा है। नाइदर ऑफ देम आर एट एक्सट्रीम एंड। ठीक है, सी जो है वो बिल्कुल ए के पीछे खड़ा है और दोनों ही जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, यानी कोई भी इन दोनों में से कोई भी ना तो बिल्कुल आगे खड़ा होगा लाइन के और ना ही सबसे आखिरी में उस लाइन के। लेकिन ये है कि सी जो है जस्ट ए के पीछे खड़ा है। ठीक है, सी वाज बिहाइंड है, लेकिन कोई भी जो है एक्सट्रीम एंड पे नहीं खड़ा है। फिर हमें ये भी गिवन है कि ई वाज ऑल्सो नॉट इन द फ्रंट। तो ये भी हमें ई के बारे में पता चल गया कि ई भी सबसे आगे नहीं खड़ा। ठीक है, फिर हमें गिवन है कि एफ वाज बिटवीन ए एंड बी। एफ जो है वो ए और बी के बीच में है। ठीक है, और फिर हमें ये भी देखिए, अब देखिए अब यहाँ पे आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो ये वाली लाइन है, तो यहाँ पे हमें गिवन था कि डी और एफ के बीच में कोई एक पर्सन है, और एफ जो है एफ वाज बिटवीन ए एंड बी। तो आप यहाँ से कनेक्ट करेंगे एफ को। ठीक है ना, यहाँ से आप एफ को कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें ये भी पता है कि डी और एफ के बीच में सिर्फ एक पर्सन है और एफ जो है वो ए और बी के बीच में है। तो यहाँ से आप इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके जो है आपका ये सीक्वेंस बन जाएगा। आप इसे खुद से मैं चाहता हूँ ट्राई करें, बहुत ईजी है, मैंने आपको बता दिया। अभी इस वाले पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि एफ वाला जो पॉइंट जब आप कनेक्ट कर लेंगे तो आपके पास सभी की पोजीशंस आ जाएगी। क्योंकि हमें ये भी पता है कि ई जो है वो फ्रंट में नहीं खड़ा। फिर हमें सी और ए के बीच बारे में भी पता है कि वो दोनों जो है, सी बिल्कुल ए के जस्ट पीछे खड़ा है, सी वाज बिहाइंड है, लेकिन दोनों ही जो है वो एक्सट्रीम एंड पर नहीं है। तो इससे आपको सभी की पोजीशंस का आइडिया हो जाएगा। और आपको फिर बताना कि हु आर रिस्पेक्टिवली एट द फ्रंट एंड द बैक ऑफ द क्यू। तो सबसे आगे और सबसे पीछे क्यू में कौन है। तो जब आप खुद सॉल्व करेंगे तो आपको इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा डी और ई। क्योंकि ई देखिए फ्रंट में नहीं हो सकता, लेकिन बैक में तो हो सकता है, सबसे आखिरी में लाइन में खड़ा हुआ। तो ई जो है वो सबसे आखिरी में। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ऑर्डर इनका आ जाएगा। फिर ये देखिए जो है हमारा सिलोजिज्म का क्वेश्चन है कि दो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, फॉलोड बाय 3 कंक्लूजंस नंबर्ड 1 एंड 2 एंड 3। ठीक है, आपको इन सभी जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें ट्रू मान के चलना है, और आपको बताना कौन से कंक्लूजंस जो है वो लॉजिकली यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं फ्रॉम द स्टेटमेंट्स। पहला है कि सम एनिमल्स आर मैमल्स और नो मैमल इज हर्बीवोर। तो एक चीज़ देखिए, पहला कंक्लूजन है कि नो हर्बीवोर इज मैमल। देखिए अगर नो मैमल इज हर्बीवोर ठीक है, इफ जब ये वाला स्टेटमेंट है कि नो मैमल इज हर्बीवोर, तो हम इसे अगर हम बिल्कुल रिवर्स कर दें, यानी नो मैमल इज हर्बीवोर, तो इसकी पोजीशंस को हमने रिवर्स कर दिया, नो हर्बीवोर इज मैमल, तो वो वाला कंक्लूजन भी हमारा ट्रू होगा। देखिए जब कोई भी मैमल अगर हर्बीवोर नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कोई भी हर्बीवोर भी तो मैमल नहीं होगा। तो पहला कंक्लूजन तो हमारा ट्रू हो गया। फिर दूसरा है कि सम मैमल्स आर एनिमल्स। देखिए जब हमारा ये वाला स्टेटमेंट जो है सम एनिमल्स आर मैमल्स ट्रू है, यानी कुछ एनिमल्स जो है वो मैमल्स है, तो इसका बिल्कुल रिवर्स सम मैमल्स आर एनिमल्स भी बिल्कुल ट्रू होगा। तो दूसरा भी ट्रू हो गया। फिर हमें कहा गया है नो एनिमल इज हर्बीवोर। देखिए एनिमल और हर्बीवोर के बीच में कोई भी हमारा रिलेशन एज इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं गिवन, तो इसलिए हम तीसरे कंक्लूजन के बारे में तो कुछ कंक्लूड डेफिनेटली नहीं कर सकते कि कोई भी एनिमल हर्बीवोर नहीं है, या हो भी सकते हैं। लेकिन पहला और दूसरा कंक्लूजन तो हमारा 100% ट्रू है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। ठीक है ना, तो जो 100% हमें कंफर्म होता है हम उन्हीं ही कंक्लूजन को ट्रू मान के चलते हैं। और आखिरी में हमारा है ये वाला, यहाँ पे आपको बताना है कौन से एक हमें स्टेटमेंट गिवन है फॉलोड बाय 2 एजम्पशंस। ठीक है, तो आपको उस स्टेटमेंट को कंसीडर करते हुए बताना है कि कौन से एजम्पशंस जो है यहाँ पे ट्रू है। ठीक है ना, कि क्या सिर्फ एजम्पशन 1 ट्रू है, एजम्पशन 2 ट्रू है, या दोनों ही ट्रू है या दोनों ही ट्रू नहीं है। ठीक है ना, तो हम कौन कौन से एजम्पशन को ट्रू मान के या इम्प्लिसिट यहाँ पर वो होंगी इस कंटेक्स्ट में। जो हमें स्टेटमेंट गिवन है कि आई हैव नॉट रिसीव्ड टेलीफोन बिल्स फॉर 9 मंथ्स, मेरे को पिछले 9 महीने से टेलीफोन का बिल नहीं मिला, इन स्पाइट ऑफ सेवरल कंप्लेंट्स, यानी बहुत मैंने कंप्लेंट्स भी करी उस टेलीफोन कंपनी को, लेकिन अभी भी मेरे को कोई भी जो है टेलीफोन का बिल नहीं मिल रहा पिछले 9 महीने से। और टेलीफोन जो है कस्टमर लेटर जो है उसने टू द एडिटर ऑफ अ डेली, तो उसने इसकी कंप्लेंट जो है एक न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखी है। ठीक है ना, तो उसने बेसिकली बताया क्या है कि मेरे को पिछले 9 महीने से जो है टेलीफोन का बिल नहीं मिल रहा, चाहे मैंने इतनी कंप्लेंट्स भी करने के बावजूद भी जो है मेरे को टेलीफोन का बिल नहीं मिल रहा। ठीक है, ये उसने जो है कंप्लेंट करते हुए एक एडिटर को
ये लेटर लिखा है। तो क्या एजम्पशंस होगी इसके पीछे, उसके इस लेटर को लिखने के पीछे? कि पहला कि एवरी कस्टमर हैज़ अ राइट टू गेट बिल्स रेगुलरली फ्रॉम द टेलीफोन कंपनी। तो देखिए बिल्कुल सच है ये वाला एजम्पशन। तभी देखिए वो एज्यूम कर रहा है कि मेरे को क्यों नहीं बिल मिल रहा, जबकि उसका बिल्कुल राइट है। आप भी जैसे आजकल तो सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, तो आप चाहें तो आपको पूरा अपनी डिटेल्स जो है जब आप चाहे रिचार्ज कराते हैं उसका सारा आपको ईजिली मिल जाती है। ठीक है, अगर आप किसी पेमेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अपनी हिस्ट्री में सारा कुछ मिल जाएगा, उसमें आपका कितना टैक्स है, कितना आपका कंपनी को गया, सारी डिटेल्स उसमें उसका आप इन्वॉइस आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल राइट है। तो ये वाला एजम्पशन ट्रू है। तभी देखिए उसने ये इन द एंड जब 9 महीने वेट करने के बाद भी उसको नहीं मिला तो उसने फिर आखिरी में ये लेटर एडिटर को लिखा है कंप्लेंट करते हुए। और दूसरा एजम्पशन क्या ये वाला ट्रू है कि द कस्टमर कंप्लेंट्स पॉइंट्स टू डिफेक्ट इन द सर्विसेज विच इज एक्सपेक्टेड टू बी करेक्टेड। तो बिल्कुल ये भी ठीक है, क्योंकि ये मान के चल रहा है कि मेरे इस कंप्लेंट की वजह से जो ये डिफेक्ट है सर्विस के अंदर वो ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, ऑब्वियसली देखिए आप भी अगर फ़ोन करके अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कभी नेटवर्क में इशू आ रहा है, कोई भी इशू, तो आप ऑब्वियसली बात है इनके कस्टमर केयर में फ़ोन करते हैं यही एक्सपेक्ट करके ना कि मेरी इन्फो जो मेरे जो वो है डाउट्स है, मेरी जो कंप्लेंट है वो रिजॉल्व हो जाएगी। इसीलिए देखिए पॉइंट होता है ये जो कस्टमर केयर बनाते हैं। ठीक है ना, अगर आपको फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास कोई डेबिट कार्ड है, आपको लॉक कराना है, तो क्या करते हैं फटाफट कस्टमर केयर में उस बैंक के फ़ोन करते हैं। ठीक है ना, तो यही एक्सपेक्टेशन होता है कि मैंने फ़ोन करूँगा तो मेरा अगर गुम हो चुका है तो वो आप लॉक कर दें। ठीक है ना, तो इसलिए इसकी भी कस्टमर का भी इस कंप्लेंट को करने का यही मेन एम है। उसे लगता है कि मेरे कंप्लेंट करने से जो ये प्रॉब्लम है, जो मेरे को टेलीफोन बिल्स नहीं आ रहे, वो उसके बाद आने लगेंगे। तो दोनों ही एजम्पशंस ट्रू है। ठीक है, कि एक तो उसे रेगुलर बेसिस पे बिल्स मिलने चाहिए जो नहीं मिल रहे, और उसे लगता है कि मेरे कंप्लेंट करने से जो ये इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, यानी दोनों ही एजम्पशंस यहाँ पे हमारे ट्रू है। इस लेटर को लिखने की वजह जो एजम्पशंस है वो बिल्कुल दोनों ही ट्रू है। ठीक है, तो ये थे 10 क्वेश्चन, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलरली आपने एसएससी की प्रिपरेशन करी हुई है, ठीक है ना, तो आपको ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं लगे होंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आप मान के चले। ऐसे ही मैं आपके साथ एक वीडियो क्वांट की भी लेके आऊँगा। ठीक है ना, जहाँ पे कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चंस, एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस मैं आपके साथ वहाँ पर कवर करूँगा। तो लगभग देखिए एसएससी का ही सिलेबस है, आप मान के चले। बस इंग्लिश सेक्शन जो है इसमें नहीं आता। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको मैं बता दूं टोटल 100 में से, क्योंकि देखिए एसएससी के भी प्री में 100 क्वेश्चंस आते हैं टीयर 1 में, और यहाँ पे भी 100 क्वेश्चंस ही है। लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे वहाँ पे देखिए सभी जो है 4 सेक्शंस होते हैं ना, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, वहाँ 25-25 क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे क्वांट और रीजनिंग के 30-30 और बाकी बचे हुए 40 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस सेक्शन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, जहाँ पे आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी, अपार्ट फ्रॉम इट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मिसलेनियस क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स तो आपको देखिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर लगातार बेसिस पर मिलते रहेंगे। तो ज़रूर आप इसे सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं तक्षशिला learning.com प्रिपरेशन के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।